ओके, साथ वाले को देख के फील करें एथिक्स इसे आते हैं या भूल गए हैं? निकालें जी पेज नंबर 466। अच्छा, मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता रहूंगा, आपने मुझे उसके जवाब देते रहने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अब आज। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोड ऑफ एथिक्स कुछ और सिखा रहे हों और लॉ पाकिस्तान का किसी सिनेरियो में कुछ और करने का कह रहा हो, तो बताएं ऐसी सूरत में किसकी बात मानी जाएगी? लॉ या रेगुलेशन की बात मानी जाएगी? पढ़ते जाएं और घर जाके भी पढ़ना है इसको। पेज नंबर 466। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द, असूली तौर पे तो कोड ऑफ एथिक्स को माने, लेकिन किस सूरत में कोड ऑफ एथिक्स को ना माने? पेज 466। अनलेस लॉ और रेगुलेशन स्टॉप, प्रेक्लूड का क्या मतलब होता है? स्टॉप। अनलेस लॉ रेगुलेशन स्टॉप फ्रॉम कंप्लाइंग, अनलेस कि आपको लॉ रोक दे। एंड इन सच केस दोज लॉज एंड रेगुलेशंस शैल प्रीवेल एंड सीए शैल कंप्लाई विद अदर पार्ट्स ऑफ कोड। इसका मतलब बता दें, फिर उस मामले में तो लॉ की माने और जो बाकी मामला आते हैं उनमें कोड ऑफ एथिक्स की माने। इसकी एक मिसाल मैंने आपको दी थी कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी चाहिए, लेकिन अगर लॉ कह दे ये इंफॉर्मेशन बताओ या कोर्ट कह दे फिर आप वो बता दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें आप में नहीं हो, बाकी होनी चाहिए इंटेग्रिटी और वो सारा। अगला सवाल, अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हुए, अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हुए ये लग रहा है कि मैं कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हुए कोई ऐसी बात कर जाऊंगा जिससे नुकसान का खतरा है, तो ऐसी सूरत में फिर आप वो बात ना करें। मिसाल के तौर पे 4 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि जर्मनी में हमने कारोबार शुरू करना है और आपको बता दिया, और उन 3 डायरेक्टर्स ने मना किया कि चौथा डायरेक्टर भालू है, बबलू है, वो दीवाना सा है, मस्ताना सा है, उसे ना बताइए, उसने पागल हो जाना है और उसने ऐसे शाउट करना है, ये करना है, वो करना है, पैसे डाल दिए उसने, है हमारे साथ ही, लेकिन उसको भी ये बात ना बताइए, जब कभी शुरू कर देंगे वहां से प्रॉफिट आने लग जाएंगे फिर बता देंगे। अब असूली तौर पे अगर चौथा आके आपसे पूछे तो शायद आप सोच रहे हो कि इंटेग्रिटी का तकाजा ये है कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसे बताने से बात बिगड़ सकती है। तो अगर किसी मौके पर आपको ऐसा लगे कि कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने से आपको जो है कोई मसला आ सकता है, तो ऐसी सूरत में आप कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। A CM may face unusual circumstances। देखते हैं ऊपर, प्यार से बात करो ना, इस तरह तो वो नहीं मानेगा, थोड़ा सा मुस्कुराओ। वो क्या लिखा होता है? दिल बराए फरोख्त, 2 मीठे बोल। तो ये तो आप लोग जो है वो प्यार मोहब्बत से बात किया करें साथ वाले को, ये जो प्यार मोहब्बत। A CA may face unusual circumstances, जैसे मुझे इस वक्त हो रहा है। अच्छा, A CA may face unusual circumstances in which he believes that result of applying the code would be disproportionate, यानी कि प्रोपोर्शनेट हिल जाएगी, कोई अजीब सा मसला हो जाएगा। डिसअप्रोप्रिएट भी वैसे अच्छा लफ्ज था, और माइट नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, या पब्लिक को नुकसान हो सकता है इससे। तो ऐसी सूरत में इन 2 सर्कमस्टांसेस द अकाउंटेंट इज एनकरेज्ड टू कंसल्ट विद प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी आईकैप और रेगुलेटरी बॉडी SCCP। प्रोफेशनल बॉडी आईकैप, रेगुलेटरी बॉडी SCCP। तो जहां आपको लग रहा हो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने में मुझे मसला हो रहा है और इससे लोगों को उल्टा नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आप किसी बड़े से मशवरा कर लें। कोई कंक्लूजन नहीं दी उसने सिर्फ क्या बड़ों से मशवरा कर लें, फिर जैसे वो गाइड करें। अच्छा, अगली हेडिंग क्या है? ब्रीच ऑफ कोड का क्या मतलब है? कोड को फॉलो करना या कोड की धज्जियां बखेर देना? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आइडेंटिफाइज अ ब्रीच ऑफ कोड, जब आपको ब्रीच ऑफ कोड पता चल जाए कि कोड की ब्रीच हो रही है, यानी लॉ को वायलेट किया जा रहा है, यानी कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट किया जा रहा है, ऐसी सूरत में शैल टेक वॉट एवर एक्शंस अवेलेबल, फिर आपको हर किस्म के एक्शन लेने चाहिए टू एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। के ब्रीच के जो नताइज होंगे उसकी वजह से बड़ा खतरा हो सकता है, तो आपको हर किस्म का एक्शन लेना चाहिए। एंड डिटरमिन वेदर टू लगा द शिकायत टू यूजर्स एंड प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। तो आपको पता चल रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बड़े 2 नंबर काम हो रहे हैं। पता चल रहा है आपको कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं की जा रही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री नहीं की जा रही, हालांकि ये एंट्रीज बनती हैं।
तो ऐसी सूरत में सच का तकाजा है कि आप सच बोलें, लेकिन आपने ब्रीच आइडेंटिफाई कर ली, अब आप हर किस्म का एक्शन लें इस इशू को एड्रेस करने के लिए और डिटरमिन करें वेदर टू रिपोर्ट द ब्रीच टू यूजर्स, कि यूजर्स को ये आपको बताना चाहिए या नहीं कि क्या मसला चल रहा है, और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी को भी आपको बता देना चाहिए। ये डिटरमिन करें, सोचें। ये सोचने में ऑब्वियसली आप किसी से मशवरा लेंगे। तो ये 2-3 नंबर का अगर आ गया, ऊपर वाली लाइनें तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा जा सकती हैं, ये 2-3 नंबर का आ गया कि ब्रीच ऑफ कोड की सूरत में आपने क्या करना है, तो ये 2-3 नंबर का ये आ सकता है। नंबर 1 टेक एक्शन, नंबर 2 डिटरमिन वेदर टू रिपोर्ट। ये 2 मेन बातें हैं कि शिकायत लगानी है या नहीं। ओके अच्छा जी, ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये कहीं लिखी नहीं हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का क्या मतलब है? किसी का हाई लेवल होता है, किसी का लो लेवल होता है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल लेवल। कोई सीएफओ होता है, कोई सीएफओ से नीचे वाले ओहदे पे होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट ऑल लेवल इन एन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जिन्होंने इसको नौकरी दी हुई है। आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? मिसाल के तौर पे ये जो क्या कहते हैं, आप डीटीएल एज ऑन की वर्किंग करते हैं और करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं, ये आपको पता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती, ये तो आपकी वर्किंग्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नोट जाता है। तो वर्किंग 1, 2 जो हम करते हैं डेफर्ड टैक्स वाली टाइप, वो प्रिपरेशन है, और जो नोट बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एट ऑल लेवल इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्वड इन प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ सकती है, इधर से उधर ईमेल करनी पड़ी। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किन किन लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टेक होता है, यानी उन्होंने डिसीजन लेना होता है। स्टेक होल्डर्स टू होम सच इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इंक्लूड। किन किन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को यूज, कई दफा मैनेजर्स ने, एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये कौन होंगे? डायरेक्टर्स ने। इन्वेस्टर्स कौन होंगे? बैंक होगा, शेयर होल्डर्स होंगे, एंड लेंडर्स वही इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, और अदर क्रेडिटर्स या रेगुलेटरी बॉडी एससीसीपी वगैरह। इन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना होता है। इसलिए अगली बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करने के बाद कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेगा? इंफॉर्मेशन इंक्लूड फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन दैट माइट बी पब्लिक, जो हो सकते हैं आम लोगों को दी जाए, और यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस, या हो सकते हैं आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाए। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपके सीए करने के बाद? परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कि लाहौर की ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया और कैसा ऑपरेट कर रही है। डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस, क्या मतलब डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस? फलां जगह के ऊपर नई ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी, आपसे कहा जाएगा जरा उसका कोई बजट वगैरह बना के दो, उसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे कि फलां जगह नई ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी। डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस। बजट्स एंड फोरकास्ट्स, अगले साल का P&L बना के दो, सोचो अगले साल कितना हमें प्रॉफिट आ सकता है। बजट्स एंड फोरकास्ट्स। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? जो पीटीसीएल का एम्प्लॉय है और ऑडिट कर रहा है। और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है? जो पीटीसीएल का एम्प्लॉय नहीं है और थर्ड पार्टी है, जैसे कोई फर्म है केपीएमजी, वो ऑडिट करने आ गई। रिस्क एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। रिस्क एनालिसिस कई चीजों के अंदर करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे आपके जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या आपने जो शेयर खरीदे हुए हैं उनमें डीवैल्यूएशन तो नहीं हो रही, करेंसी है उसमें कोई रिस्क तो नहीं कि डीवैल्यू हो जाएगी तो बेहतर है बेच दो। रिस्क एनालिसिस चीजों का करना पड़ेगा। जनरल एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ये जो हम बनाते हैं P&L बैलेंस शीट। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, बैंक लोन लेने के लिए बैंक को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दी, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। तो जो हम बनाते हैं वो जनरल पर्पस। टैक्स की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न कुछ नहीं, ये वो करंट टैक्स की जो वर्किंग है ना, ये उसे कहते हैं टैक्स रिटर्न। तो टैक्स वालों को आपको रिटर्न बना के देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स फाइल्ड विद रेगुलेटरी बॉडीज फॉर लीगल एंड कंप्लायंस पर्पस। रिपोर्ट्स फाइल्ड विद रेगुलेटरी बॉडीज, एससीसीपी। और एससीसीपी को शायद आपने बताना होता है कि हमारे डायरेक्टर्स कौन कौन हैं और उनके घर किधर हैं और इस किस्म की इंफॉर्मेशन, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में कुछ किस्म की चीजें आपने बतानी होती हैं। तो ये आपने रिपोर्ट जमा करवानी होंगी। दिस इंफॉर्मेशन विल असिस्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से वाले? दिस इंफॉर्मेशन विल असिस्ट स्टेक होल्डर्स। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे स्टेक होल्डर्स फायदा उठाएंगे इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इन मेकिंग द डिसीजंस। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, वो जो मैंने आपको बताया, प्रिपेयरिंग से मुराद वो जर्नल एंट्रीज वगैरह और वर्किंग्स वगैरह करंट और डेफर्ड टैक्स, और प्रेजेंटिंग से मुराद नोट बनाना। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग एंड अप्रूविंग। अप्रूव वो इंफॉर्मेशन की जाती है जो आप फाइनली आपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिंट करानी हो। तो ये भी 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है, प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। और 3-4 नंबर का ये सवाल आ सकता है, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपने बनानी होती है। और 1-2 नंबर का सवाल के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। ओके, बस यार पीछे आप हिम्मत कर लें, 2 सफे रह गए। लेकिन अभी मैं आज करा रहा हूं नहीं करा रहा वो अलग बात है। अब क्या करें, जो है वो है ना, आप कुछ कर तो नहीं सकते। जनरल रिक्वायरमेंट्स, वाइल प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन
जैसे करंट कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टीटीडी, डीटीडी, व्हाइल प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन और व्हेन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। A CA shall prepare इंफॉर्मेशन एज पर रेलेवेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो IFRS पढ़ लें, IFRS जो कहे वो करें। IFRS ने कह दिया कि टैक्स बेस कैश अकाउंटिंग में 0 होगी तो उसी को फॉलो करें। शैल प्रिपेयर और इंफॉर्मेशन नॉट टू मिसलीड, किसी को मिसलीड करने की नीयत से इंफॉर्मेशन नहीं आपने बनानी, और इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स। कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें क्या होती हैं? आपने इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट की कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसने गलत डिसीजन ले लिया उसके बेस पे। और रेगुलेटरी आउटकम क्या होती है? मिसाल रिटर्न्स लिख लें, रेगुलेटरी आउटकम रिटर्न्स, रिटर्न बनाते हुए टैक्स की रिटर्न, टैक्स रिटर्न बनाते हुए आपने करंट टैक्स की वर्किंग में ऐसे खर्चे माइनस कर दिए जो नॉट अलाउड थे, तो ऐसी सूरत में फिर मिसलीड होगी इंफॉर्मेशन सारी। ये जो इंफॉर्मेशन आप बना रहे होंगे इसमें आपने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है, एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली। फैक्ट्स को कंप्लीटली बताना है। कंप्लीटली का क्या मतलब? वैल्यूअर का नाम बताना है। अगर आपने वैल्यूअर का नाम छुपा लिया तो यूजर्स को पता नहीं चलेगा और बाद में पता चलेगा वो डायरेक्टर का कजन था जिसने फेयर वैल्यू लगा के दी थी लैंड की। तो कंप्लीटली का मतलब वैल्यूअर का नाम बताना है। लेकिन अगर वैल्यूअर का नाम ना बताया तो इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट होगी, जिससे यूजर का डिसीजन गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज। ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, गलत नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? कि लीज एक रेंट एग्रीमेंट है और आपने जिक्र ही नहीं किया कि लीज हुई है, आपने बस रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री करके 2 नंबरी करके गुजारा चला दिया। हालांकि आपकी बैलेंस शीट में आरओयू भी नजर आना चाहिए था, लीज लायबिलिटी भी नजर आनी चाहिए थी। तो डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई मसला ही नहीं इसमें। इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, कौन आके हमें चेक करेगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो लीज को रेंट एक्सपेंस में डाल देना ये ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है। लीज को रेंट एक्सपेंस में डाल देना ये ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है। यस सर, यानी चलोगे। अच्छा, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड प्रॉपरली मैनर। बहुत सी जगहों पे एस्टीमेट इन्वॉल्व होते हैं, 31 दिसंबर 2010 आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट कि 10% डेटर पैसे लेके भागेंगे, शायद 12% लेके भागेंगे, आपको पता नहीं चल रहा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है यार मैं सोच रहा हूं, डायरेक्टर्स कह रहे हैं यार सोच लो जल्दी, जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, मैं सोच रहा हूं जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई अच्छा सा रेट होना चाहिए। और भाईजान अगला साल मुक्कन वाला है भाई, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है, तू पागल है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है तुझे खुदा का खौफ कर। टाइमली बेस पे काम करना है। कई दफा इंफॉर्मेशन को आप इतना डिले कर देते हैं कि फिर अगले के किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, घर लेट आके बताना कि अम्मी मैं लेट हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं, पहले फोन करके बताना था। तो क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ टाइमली एंड प्रॉपर मैनर। और इन द एंड नॉट ओमिट एनीथिंग। इसकी मिसाल आपको ऊपर दे दी मैंने, वैल्यूअर का नाम आपने ओमिट कर दिया, नॉट ओमिट एनीथिंग, या नोट में आपने रिकॉन्सिलेशन बनाई नहीं। नॉट ओमिट एनीथिंग फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग और फॉर इन्फ्लुएंसिंग कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स। ओके, अब आप मुझे ये बता दें डिस्क्रिशन क्या होती है? डिस्क्रिशन चॉइस नहीं होती, चॉइस। उसमें से फिर आप एक चीज चूज कर लेते हैं, तो आप कहते हैं मैंने अपनी सवाबदीद के ऊपर ये चीज चूज की, डिस्क्रिशन। अच्छा, क्या हमें स्टैंडर्ड हमारी मर्जी कहीं कहीं लगाने देता है? FIFO ले लो या वेटेड एवरेज ले लो, तो स्टैंडर्ड हमारी मर्जी लगाने दे रहा है। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कॉस्ट मॉडल ले लो, या जब IAS 16 है तो कॉस्ट मॉडल ले लो या रिवैल्यूएशन मॉडल ले लो। तो इट इज यूज ऑफ डिस्क्रिशन, यूज ऑफ डिस्क्रिशन, यूज ऑफ डिस्क्रिशन। यानी 2 चॉइसेस हैं, उनमें से आपकी सवाबदीद है कि आप जहां जो मर्जी चूज करें। यूज ऑफ डिस्क्रिशन इन प्रिपेयरिंग, लफ्ज वही है, इन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन माइट रिक्वायर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इन मेकिंग जजमेंट। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट एक्सरसाइज सच डिस्क्रिशन विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग अदर्स। आपने इसको उस मकसद से यूज नहीं करना कि अगलों को मिसलीड करें। मिसाल के तौर पे FIFO से वेटेड एवरेज पे स्विच करने की भी इजाजत है। अब आप FIFO से वेटेड एवरेज पे इस नियत से स्विच करके कैसे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे थे, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। तो डिस्क्रिशन जब आप यूज करें, यूज करते हुए माइंड में प्री सेट ऑब्जेक्टिव ना हो कि आप कई सालों से कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, इस साल आप इसलिए फेयर वैल्यू मॉडल पे आना चाहते हैं कि मैं जरा चाह रहा हूं कि अपनी बिल्डिंग्स को प्राइसेस को ज्यादा शो करूं, इस साल मैंने जरा बैंक से लोन लेना है, और जब ले लिया दोबारा कॉस्ट मॉडल पे वापस आ गए। तो ये चक्कर ना करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इसलिए ऐसा मत करें कि 4 साल कॉस्ट मॉडल यूज किया, फिर 1 साल फेयर वैल्यू मॉडल, फिर अगले साल दोबारा किस पे आ गए,
कॉस्ट मॉडल पे। अगर किसी पूछने वाले ने पूछा कि अंदर की बात क्या वजह थी, एक साल फेयर वैल्यू मॉडल पे क्यों आए, आपने कहा इस वजह से आए थे कि उस साल जरा प्रॉफिट ज्यादा शो करने थे। तो द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट एक्सरसाइज सच डिस्क्रिशन विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग अदर्स और इन्फ्लुएंसिंग कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी आउटकम्स इनएप्रोप्रिएटली। वो जैसे ऊपर वाली बात है कि आपने रेगुलेटरी आउटकम्स या कॉन्ट्रेक्चुअल आउटकम्स को गलत शो करने के लिए ये नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट होता है दो बंदों के दरमियान मुआहदा, तो उसके अंदर आपको ऐसी चीज शो कर दें जिससे अगले बंदे को गलत डिसीजन की तरफ ले जाए। एग्जाम्पल ऑफ वेज इन विच डिस्क्रिशन माइट बी मिसयूज्ड। कहते हैं अब बातें गोल गोल हो रही थी, कहते हैं मैं सीधी सीधी आपको बातें बताऊं जहां जहां आप इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्रिशन को मिसयूज कर सकते हो टू अचीव गलत आउटकम्स, इनएप्रोप्रिएट आउटकम्स इंक्लूड डिटरमिनिंग एस्टिमेट्स। मिसाल देते रहे आगे, डिटरमिनिंग फेयर वैल्यूज। फेयर वैल्यू में एस्टिमेट्स होते हैं। अब एस्टिमेट्स में आप एक डीलर ने कहा कि करोड़ रुपए की आपकी है, दूसरे डीलर ने कहा 90 लाख की है, आपने कहा चलो करोड़ वाली कर दो। हालांकि 2-3-4 डीलर से जाके आपको एक फेयर बेस पे आना चाहिए था, लेकिन आपने कहा यहां पे कौन पूछने वाला है, चलो भी करोड़ रुपए पे फेयर वैल्यू लगा दो। नंबर 1। नंबर 2, सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी लिख लीजिए, 542 वीडियो लिखा हुआ है। सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। सेलेक्टिंग और चेंजिंग का मतलब क्या है? सेलेक्टिंग और चेंजिंग, आइए सेट आपने पढ़ा हुआ है। सेलेक्ट होता है पहली दफा चूज करना, और चेंज होता है सूट पहले सेलेक्ट किया जाता है, बाद में पहना हुआ चेंज भी कर लिया जाता है। सेलेक्टिंग और चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी और अ मेथड अमंग 2 और मोर अल्टरनेटिव्स परमिटेड अंडर द आईएफआरएस। दोनों आईएफआरएस में अलाउड हैं, लेकिन सेलेक्ट या चूज करते हुए आप वो सोचें जिससे आपको फायदा हो, ये बात मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्टिंग अ पॉलिसी फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम 542, सेलेक्टिंग नहीं, चेंजिंग कर लें, सेलेक्टिंग की तुक नहीं बनी। फ्रॉम चेंजिंग अ पॉलिसी फॉर अकाउंटिंग फ्रॉम 542 वेटेड एवरेज, सेलेक्टिंग की जगह चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। डिटर्मिनिंग द, आपको किसी ने यह कहा कि इस साल ना ज्यादा प्रॉफिट शो करने हैं। अब 4-5-6 चीजें थी जो आप बेचते तो अगले साल अच्छी प्राइस मिलती, लेकिन आपने वो 4-5-6 चीजें इसी साल बेच दी, तो आपने जानबूझ के, इसमें तो डिस्क्रिप्शन है आपकी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दुनिया का मतलब पूछने वाला नहीं कि आप अपनी चीज इस साल बेचें या अगले साल बेचें, लेकिन आपको पता है कि अगले साल प्राइस अच्छी मिलेगी, लेकिन आपने जानबूझ के इस साल बेच दी कि इस साल ज्यादा प्रॉफिट आए, तो आपने टाइमिंग को डिस्टर्ब किया ताकि आप अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए किसी गलत डिसीजन पे पहुंच सकें। और गलत डिसीजन क्या हो गया कि आपने चीजें बेच के जल्दी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी तरफ से नुकसान हो गया, अगले साल अच्छी प्राइस मिलनी थी वो नहीं मिली। डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल टाइमिंग द सेल ऑफ एन एसेट नियर द एंड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एंड पे एसेट्स को जबरदस्ती आपने बेच दिया औने पौने दामों इन ऑर्डर टू मिसलीड। नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। स्ट्रक्चरिंग की क्या मिसाल हो सकती है? स्ट्रक्चरिंग फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस in order to misinterpret assets and liabilities। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस कैसे स्ट्रक्चर हो सकती हैं कि बैंक लोन पेएबल है कितना, 40 मिलियन का, ये तो होगा लाइबिलिटी, और किसी बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं डिपॉजिट 30 मिलियन, ये तो आपका एसेट है। आपने सारे की जगह बैलेंस शीट में लोन शो कर दिया 10 का, ये तो गलत बात है ना। तो ये फाइनेंसिंग को आपने ऐसे मिस इंटरप्रेट करवाया है कि लोग समझ रहे हैं यार इन्होंने तो 10 मिलियन का लोन लिया हुआ, कोई नहीं, छोटा मोटा लोन है। नोट कर लें। ओके, अच्छा भाई ज़बानी याद कर लें, कहां कहां डिस्क्रिप्शन यूज होती है? अंदाजे लगाते हुए, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट या चेंज करते हुए, टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स। सारे डिस्क्लोजर्स लगाने चाहिए या कुछ डिस्क्लोजर सेलेक्ट करके लगाने चाहिए? सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स, फॉर एग्जांपल ओमिटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेम ऑफ वैल्यूअर इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। तो ये भी आपने डिस्क्रिप्शन को मिसयूज किया है, सिलेक्ट किया आपने अपनी मर्जी का डिस्क्लोजर। ओके, चलें जी, बस आखिरी बात, ये आसान सी बात है। क्या कभी ऐसा काम करना पड़ सकता है जिंदगी में जिसके लिए स्टैंडर्ड ना बने हों? शादी कहां से आ गई? ओ खुदा का खौफ कर यार। IS 3। अच्छा, क्या कभी जिंदगी में
मरने के लिए भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बने। अच्छा, क्या कभी ऐसा काम, ये भी तो बोला करो इस तरह की बातें, तो उधर ही आ रहे हो। अच्छा, क्या कभी ऐसा काम करना पड़ सकता है जिंदगी में जिसके लिए स्टैंडर्ड ना बने हो? मिसाल के तौर पे आपने बजट बनाना है। बजट का क्या मतलब है? इस कॉलेज का आपको कह दिया जाए अगले साल का बजट बनाओ, तो डेट इज बिट टफ है। कितने स्टूडेंट्स आएंगे, क्या होगा, खर्चे कितने होंगे, बिजली के बिल कितने बढ़ जाएंगे, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है बजट बनाना। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे कुछ अर्सा पहले IS 41 नाम की कोई चीज नहीं होती थी, एक अरसा था IS 41 नहीं होता था, तो तब एग्रीकल्चर के बारे में भी लोग अपने अंदाजे लगाते थे। तो जिस चीज पे अभी तक स्टैंडर्ड नहीं आ सके दुनिया में, वो काम भी जिंदगी में करने पड़ सकते हैं। तो क्या करें? व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, अब आप प्रोफेशनल्स है ना, बिहेव भी उसी तरह की। व्हेन परफॉर्मिंग, रोजाना आया करें, टाइम पे आया करें, टेस्ट दिया करें, रोजाना जाके होमवर्क किया करें। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, स्पेशली दोज दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड, स्पेशली वो जिनमें स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी नहीं है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल एक्सरसाइज जजमेंट, अगर हो तो अकल इस्तेमाल करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल इस्तेमाल अकल टू आइडेंटिफाई पर्पस। भाईजान ये बजट किस लिए बन रहा है? जी इसलिए बन रहा है कि हमने बैंक से लोन लेना है। अच्छा, हो सकता है इसलिए बन रहा हो कि हमने शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, हो सकता है इसलिए बन रहा हो कि बजट की बुनियाद पे डायरेक्टर्स सोचेंगे पैसे लेने भी हैं या नहीं लेने। तो आपको पर्पस पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, क्यों बन रही है, कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज गिवन, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ये, अगेन वही बात होगी पर्पस, एंड द ऑडियंस टू होम इट इज एड्रेस्ड। अगर शेयर होल्डर से लोन लेना है तो उनके लिए बन रही होगी, अगर बैंक से लोन लेना तो उनके लिए बन रही होगी। तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। ऐसी नहीं अन्य वाली डायरेक्टर का बजट ना, सर मैं ला रहा हूं इंशाल्लाह कल तक, और पूछो क्यों सर, किसके लिए सर, इस बजट से उनका फायदा क्या होगा, अच्छा इस बजट से उन्होंने क्या डिसीजन लेना है सर, हम इसमें क्या क्या चीजें इनको, ये सारी बात करके फिर बजट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग प्रोफार्मा रिपोर्ट्स और बजट्स। प्रोफार्मा रिपोर्ट्स ये होती हैं कि बता दो लाहौर की सेल कितनी है, लाहौर के अंदर आप देखो नॉर्थ के एरिया में सेल कितनी है, साउथ के एरिया में सेल कितनी है। तो ये भी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड ने नहीं बताई। when presenting reports, when presenting budgets और forecast, एक ही चीज है बजट और फोरकास्ट, the inclusion of relevant estimates। फिर आपको एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे कि अगले साल 10% बिजली बढ़ जाएगी, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, अगले साल शायद मैं मालिक मकान को कन्विंस कर लूं और किराया कम करवा लूं। कोई भी एस्टिमेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ेंगी, assumptions लगानी पड़ेंगी, where appropriate would enable those who might rely on such information। वो लोग होंगे, बैंक होगा या इंडिविजुअल्स होंगे, टू फॉर्म देयर ओन जजमेंट। उसकी बुनियाद पे वो डिसाइड करेंगे कि हमने कंपनी को पैसा देना है या नहीं देना। हो सकता है आप गलत बजट बना के लाखों लोगों की सेविंग्स घरों से लाके उस कंपनी में झोंक दें और बाद में कंपनी डूब जाए, वो लोग जो आपको पकड़ने आके। द चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट ऑल्सो कंसिडर, तो बड़े बड़े गेमें होने वाली हैं अभी आपके साथ। द चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट ऑल्सो कंसिडर, तो एथिक्स का चैप्टर पढ़ते रहिएगा। द चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट ऑल्सो कंसिडर क्लैरिफाइंग द इंटेंडेड ऑडियंस, context and purpose of information to be presented। अंडरलाइन करें, clarifying the audience। ऑडियंस को क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं? assumptions नीचे दे दें कि I have assumed in this budget that electricity will increase by 10%। अब अगर कल कल को यूजर ने आके कहा कि भाईजान बिजली के बिल तो 30% बढ़ गए हैं, तो आप कहेंगे इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो आपको नोट दे दिया था कि मैं ये assumption ली है। तो ऐसी सूरत में आप रिस्की साइड पे नहीं होंगे, आप बचत हो जाएगी आपकी। तो क्लैरिफाई ऑडियंस को करना बहुत जरूरी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑडियंस क्या समझती है? ऑडियंस समझती है मुझे रगड़ा लगा रहे हैं, क्लास के बाद एमसीक्यू के लिए बुला लेंगे, उधर से टेस्ट की डिस्कशन कल की अपलोड हुई है वो नहीं मैंने सुनी। अब ऑडियंस को जब तक क्लैरिफाई नहीं करेंगे पुत्र तेरे साथ अगस्त में क्या होनी है, तो वो तो इसको बोझ ही समझेगी। वरना तो ऑडियंस के दिल के अंदर यही आता रहना, ये लुट मची हाथ होगी, हमने इतनी ज्यादा तो फीस नहीं दी थी, कितना बढ़ा दें, एक रीजनेबल फीस हमने दी थी तो लुटी में चाह दी है ये तो पैसे कब के पूरे हो चुके हैं, 50-60 लेक्चरों में पैसे पूरे हो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए ऑडियंस को क्या करके चलें, क्लैरिफाई करके चलें, वरना उन्होंने नहीं एमसीक्यू की डिस्कशन के लिए आना। ओके चलें जी, ओवर 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 ओवर। बस आज अब मैंने सोचा था कि कुछ पढ़ाना नहीं है नया, बस सारी चीजें रिवाइज करें अभी तक जो पढ़ी हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले IS 21 के साथ कल रिवैल्यूएशन पढ़ी थी वो रिवाइज कर लेते हैं। कोई एमसीक्यू निकालते हैं, IS 21 के साथ रिवैल्यूएशन पढ़ी थी फॉरेन करेंसी, तो वहां से शुरू करते हैं। कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे IFRS 8, आज नहीं। निकालें IS 21, निकालें भाई IS 21। एमसीक्यू नंबर 8, पेज नंबर कौन सा है? 49। मेरे डियर ये ना अब्दुल्ला राजपूत को मैसेज कर दें क्योंकि ऐसा रिमोट लाई कि ये एसी नजर आ रहा है 16 पे लेकिन खुल जाइए। शर्मा रहा है आज, बोलते हुए भी शर्मा रहा है, लब बंद कर लिए इसने।
जुपिटर लिमिटेड, माशाल्लाह जमीन पे बैठे बैठे, जुपिटर पेज नंबर भालू 429 है आपकी बुक का। जुपिटर लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज है। इट बॉट अ प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क, नए यॉर्क में इसने जाके प्रॉपर्टी खरीद ली फॉर $5 मिलियन ऑन 2 जुलाई 2019। 25% वॉज पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। चलें जी पहली एंट्री करा दें। किसने जाके प्रॉपर्टी खरीदी है? कैमरा उधर लेके जाने की जरूरत नहीं भाईजान, किताबों में इन्होंने सवाल खोला हुआ है जी भाईजान। यार एक लाइन में सवाल में ना पहले बता दूं, प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस, तो IS 16 लगेगा, IS 16 लगेगा। क्या लगेगा? IS 16 लगेगा। चलिए करें पहली एंट्री जल्दी जल्दी। PP डेबिट, चलिए जी PP डेबिट करें और कैश क्रेडिट करें और पेएबल क्रेडिट करें। जुपिटर लिमिटेड फंक्शन, इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 मिलियन ऑन जुलाई 2019। द 25% वॉज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। तो पेमेंट प्लान मुझे बता दें। 5 मिलियन का 25% कितना आ रहा है? $1.25 अभी दे देनी है और $3.75 बाद में देनी है। और ये किसने प्रॉपर्टी खरीदी है? 2 जुलाई का रेट 164 जी, बताएं जी। $1.25 मिलियन पाक रुपीज में 2,05,000 अभी दे दिए। 2,05,000 भी नहीं होंगे, पता नहीं। $1.25 मिलियन है जो भी है। और पेएबल 3.75 इंटू रुपीज 164 पे ही बुक होगा पेएबल। 615 जी। बैलेंसिंग निकालें प्रॉपर्टी की प्राइस। अच्छा मोहतरम, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि एडवांस वगैरह दिया है? एडवांस वगैरह तो कोई नहीं है। तो PP 820 जी। अब आप पूछें। यार ये एक चीज भाई को भूल गई है। कुछ लोगों को ये मसला आता है काफी दिनों बाद जब IS 21 करें। एक बार याद रखिएगा, जिस वक्त चीजें परचेज होती हैं ना तो पेएबल इसी पे बुक होते हैं। बाद में जो अगले वाले रेट्स होते हैं ना उनको पेएबल की वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने के लिए होते हैं। तो ये चीज अगर भूल गया तो जहन में ले आए। 2 जुलाई के सारे रेट यूज करने हैं। जब एंट्री 2 जुलाई को हो रही है तो रेट भी सारा 2 जुलाई वाला यूज करना है। ओके। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 19। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? पेमेंट कब होनी है? अगले साल। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितने ऐसे की चार्ज करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर रिडक्शन चार्ज करेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज $5.1 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2019। तो 30। अच्छा, आपको एक चीज याद हो कि मैंने कहा था जो IS 40 है ना उसमें आप टी अकाउंट बना लिया करें। हैंड रिटन पेज एक दिखाया था, उसमें हम टी अकाउंट बनाते थे क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं थी। BD और कैरी डाउन फेयर वैल्यू दी होती थी, उन दोनों का डिफरेंस ले लेते थे। उधर हम टी अकाउंट बनाते थे। लेकिन इधर टी अकाउंट बनाने की जरूरत, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम टी अकाउंट बनाते थे, कॉस्ट आती थी, कैरी डाउन आता था, बैलेंसिंग गेन और लॉस आ जाता था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में टी अकाउंट बनाते थे। IS 16 में टी अकाउंट बनाते हैं जब वर्किंग बनाते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बनाते हैं। चलें जी, बता दें ईयर एंड के ऊपर रिवैल्यू हो रहा है या स्टार्ट ऑफ ईयर के ऊपर रिवैल्यू हो रहा है? हिम्मत करें। 30 सितंबर ईयर एंड पर रिवैल्यू हो रहा है। तो फिर क्या करूं? 30 सितंबर की पहले बुक वैल्यू निकालूं। कितना सा डेप्रिशिएट करूं? 3 महीने डेप्रिशिएट करूं। तो 3 महीने डेप्रिशिएट करवाएं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, P&L शायद कोई नहीं है। 2 जुलाई 19। कॉस्ट बोले 820। 30 सितंबर 19। डेप्रिसिएशन 820 डिवाइड बाय 50 इंटू 4.1। डन। सो व्हाट इज 30 सितंबर 19 की WDV? 815.9। कल याद है इधर जिस वक्त फेयर वैल्यू आनी थी तो फॉरेन करेंसी का रेट देखा था, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर वैल्यू हो रही है ना इसकी। तो रीवैल्यूड अमाउंट पहले न्यूयॉर्क में बताएंगे एसेट कितने का हो गया? $5.1 मिलियन का न्यूयॉर्क के अंदर हो गया। तो वो तो नए यॉर्क के अंदर हो गया, तो पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। पुराने पाकिस्तान में देख लें कितने गए। न्यूयॉर्क में कितने गए? 5.1 का 160 856.8। रिवैल्यूएशन सरप्लस 40.9।
टैक्स रेट सवाल में ही दिया हुआ, रेट गलत हो गया। 30 सितंबर 19 का रेट उठाने ना मेरे भाई, 30 सितंबर 19 168। और अगले साल जो पेमेंट होनी है उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट्स पिछले सेशन में पढ़ी थी, तो शायद ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें अगले साल की पेमेंट को भी देखना पड़े। तो पुत्र तू नींद पूरी कर ली, बड़ा चंगा कीता है। एंट्रीज बता दें 30 सितंबर 19 की। अच्छा इधर देखें, पहले डेप्रिसिएशन और सरप्लस रिटेन अर्निंग वाली एंट्री करूं या पहले वार्म अप और रिवैल्यूएशन वाली? डेप्रिसिएशन और सरप्लस रिटेन अर्निंग वाली। डेप्रिसिएशन और सरप्लस रिटेन अर्निंग वाली एंट्री हमेशा जुड़ी होती हैं अनलेस के डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डिडक्शन ना पड़ी हो। तो डेप्रिसिएशन और सरप्लस रिटेन वाली एंट्री जुड़ी होती है, वो पहले मैं करूंगा और इसके बाद वार्म अप और रिवैल्यूएशन वाली करूंगा। लेकिन डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डिडक्शन कोई नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इससे पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुआ, तो इसलिए बस सादा सी एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4.1। अब वार्म अप की एंट्री होगी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी क्रेडिट 4.1। और 30 सितंबर 19 सबस पट्टी ऐसा डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 40.9। आई विल नॉट अलाउ यू टू नोट इट डाउन। इसके सोल्यूशन में जनरल एंट्रीज भी हुई हुई है, ये भी सब बना हुआ है, सिर्फ किताब के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उसके आगे सोल्यूशन लिखते रहें। डेटा सारा आपके सामने, आप किताब में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके आगे सोल्यूशन लिखते रहे ना यार। एमसीक्यू उसके पे नोट करने बैठ जाएंगे तो हमारा सिलेबस कहाँ जाने। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नोट करें, और एंट्रीज भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सोल्यूशन में हुई हुई है। सवाल नहीं, सवाल में ABCD पढ़ें और आगे लिखते रहें फिगर्स। रिक्वायरमेंट्स पढ़ते रहें और फिगर्स लिखते रहें। वर्सेस वाली कैलकुलेशन की एंट्री रह गई है हमारे से, मादरत रह गई है, वो होनी है। वर्सेस वाली कैलकुलेशन की एंट्री होनी है। बोलें जी 30 सितंबर 19 वर्सेस वाली कैलकुलेशन। पेबल कितने पे खड़ा है? 615 पे। अच्छा लेके किस पे जाना है? रेट हो गया ईयर एंड पे 166 और 68 के ईयर एंड पे 168 है। गुड। $3.75 इंटू 630 वर्सेस 615। तो 615 वाली लाइबिलिटी को बढ़ाना है और 630 पे लेके जाना है। तो एक्सचेंज लॉस, ये हम IS12 में बातें कर रहे थे, एक्सचेंज लॉस अकाउंटिंग वाले P&L में डालते हैं। मुझे एक दिन बात चल रही थी ना, एक्सचेंज लॉस अकाउंटिंग वाले P&L में डालते हैं, लेकिन टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन किया था 12 शायद जी। एक्सचेंज लॉस 50 रिक्वायरमेंट्स एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट 856.8। अच्छा यार एक बात जरा सोचें, थोड़ा सा ना बड़े हो जाएं, वो बैठ गया सही तरह। अच्छा अगर पेपर में सवाल है कि बैलेंस शीट में ये किस पे अपीयर होना है, तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि डेप्रिसिएशन शुरू में चार्ज हो जाएगी, इसलिए डेप्रिसिएशन तो चार्ज करने की जरूरत नहीं, ईयर एंड पे बस रीवैल्यू होना है। तो अगर कैलकुलेटर पकड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरी वर्किंग को अवॉइड करके आप ये फिगर निकाल नहीं सकते। ये फिगर ऐसे भी तो निकल सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल खर्चा या खुशी? या ऐसा भी हो सकता है खर्चा ज्यादा हो जाए या खुशी ज्यादा हो जाए, नेट फिर कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल खर्चा और टोटल खुशी, या नेट करके क्या आ रहा है इन P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। सारे डेटा के बारे में P&L में क्या आ रहा है। तो इधर से ना देखें, बेशक इधर से देख लें। खर्चा कितना आ रहा है? 4.1। और एक और खर्चा ये आ रहा होगा 15 जमा 4.1 19.1। तो 19.1 खर्चे में चला जाएगा। व्हाट इज द टोटल क्रेडिट एंड सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव। सरप्लस में कितना क्रेडिट गया? 40.9। एट विच अमाउंट द पेबल शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पेबल किस पे आने हैं? 630 पे। कैरी डाउन बैलेंस। For this part of requirement, assume that cost model is used. इधर क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था रिवैल्यूएशन मॉडल। Assume that cost model is used at which amount the above property shall be presented in balance sheet on 30 सितंबर 19। हाँ जी
फिर तो रिवैल्यूएशन नहीं होगी ना, तो फिर 815.9 डन। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, रिक्वायरमेंट नंबर एफ फॉर फ्रॉड। वॉकिंग नियर योर फीट, नो। अच्छा, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती और फेयर वैल्यू मॉडल होता तो टी काउंट कैसे बनता? अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती, यानी एडमिन पर्पस के लिए ना होती, ये बिल्डिंग हमने बेचने के लिए रखी होती, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती और फेयर वैल्यू मॉडल होता तो फिर ये कैसे आती? बोलें बोलें बोलें। 820 तो ठीक है आपका कॉस्ट, 800 डेप्रिशिएट ना होती, डेप्रिशिएट ना होती, कैरी डाउन $5.1 साल के एंड पे हो गई है, इंटू 168, 856.8, और गेन लॉस इधर 36. इधर सरप्लस 40 आ रहा है, इधर 36.8 आ रहा है, ये क्या चक्कर है? उधर तो डेप्रिशिएट होता है ना, तो इधर डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, इधर सिर्फ मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, उधर तो डेप्रिसिएशन की वजह से भी कुछ हुआ है। क्लियर? तो इस मॉडल के अंदर कितना था? 36.8। ओके, बिल्कुल 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 आपने बजा फरमाया है। ये आउटसाइड P&L जाएगा, OCI में 40.9, और ये अदर इनकम में जाएगा 36.8। ये P&L के मुंह पे जाता है, यानी पैट से ऊपर ऊपर, तो ये P&L के ऊपर जाता है, P&L में जाता है। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी आपकी रिवीजन हो गई। अब IAS 21 का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हम करने लगे हैं। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड के ऊपर छेड़ा नहीं जाता, ईयर एंड के ऊपर मॉनेटरी आइटम्स को छेड़ा नहीं जाता। छेड़ने का मतलब होता है रीट्रांसलेट करना, यानी लेटेस्ट रेट पे लाना। मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे छेड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर मॉनेटरी आइटम्स में फेयर वैल्यू या रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो बाय डिफॉल्ट हमें उन्हें ईयर एंड के रेट पर लाना पड़ता है। नॉन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर छेड़ा नहीं जाता। जैसे इन्वेंट्री है, इंटेंजिबल है, पीपीई है, ये नॉन मनी है। मनी क्या होता है? पेबल, डेटर, क्रेडिटर, लोन, ये मनी है, मनी मॉनेटरी। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे छेड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स को किस पे ले आया जाता है? लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे, लेटेस्ट रेट पर ले आया जाता है, क्योंकि फेयर वैल्यू भी तो लेटेस्ट होती है। एक एमसीक्यू करवाया था आपको, वो मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं आज। एमसीक्यू नंबर 11 का बी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। जैसे ये बिल्डिंग थी पीपीई वाली और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, कॉस्ट मॉडल पे नहीं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट आर रीट्रांसलेटेड, आमतौर पे नहीं किया जाता वैसे, आर रीट्रांसलेटेड एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। इज इट सो? बिल्कुल, इनको रीट्रांसलेट किया जाता है एट द डेट फेयर वैल्यू इज मेजर्ड, एट द डेट फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। लेकिन आम हालात में क्या है? चलें अब ये रूल लिख लें IAS 21 का, किताब में कहीं लिख लें, जहां भी लिख लें। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड। नॉन मॉनेटरी आइटम्स ब्रैकेट में लिखें, पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन मॉनेटरी आइटम्स ब्रैकेट में लिखें, पीपी, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी are not retranslated at year end, are not retranslated at year end. However, if revaluation model slash fair value model, revaluation model उसके स्टैंडर्ड के लिए IAS 16 और fair value IAS 40 के लिए। However, if revaluation model or fair value model is used, then these are retranslated
then these are retranslated at the date when fair value was measured, at the date when fair value was measured. At the date when fair, ये वाली लाइन मैंने आपको लिखवा दिया, are retranslated at the date when the fair value was measured. पहली बात ये होगी। दूसरी बात, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एसेट कितने का था? $5 का, $5 का, और क्या एक्सचेंज रेट था? 164। बड़ी मजे की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी गौर से सुननी है। फिलहाल डेप्रिसिएशन को जरा इग्नोर करें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सिर्फ $5 वाली चीज 5 शेयर $1 की होगी, तो इसका मतलब है चीज की कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी, चीज की कीमत बढ़ी। और दूसरा, करेंसी का रेट बढ़ा, रेट बढ़ा। दो खुशियां आपको मिली, चीज भी बढ़ गई और करेंसी का रेट भी बढ़ गया, इस वजह से चीज आपकी महंगी हो गई। मिसाल के तौर पे आप जो है वो पिछले साल जर्मनी में गए थे, तो जर्मनी के अंदर बिल फर्स्ट डॉलर की करेंसी यूज हो रही है, तो वहां $1 की बोतल थी, $1 की बोतल थी और डॉलर $100 का था। फिर आप अगले साल गए, बोतल $1.5 की हो गई और डॉलर $120 का हो गया। अब दोनों चीजें बढ़ी ना, दोनों चीजें बढ़ी। अच्छा, इधर आप मुझे बता दें कि क्या एक्सचेंज का रेट बढ़ रहा है करेंसी के? और ये रेट का बढ़ना हम OCI में डाल रहे हैं। तो अगर पेपर में आपको सवाल आ जाए कि एक्सचेंज गेन लॉस कहां डाला जाता है, आपने कहना है हमेशा P&L में। एक्सचेंज गेन लॉस कहां डाला जाता है? हमेशा। लेकिन अगर ऐसा गेन लॉस फेयर वैल्यू का आ जाए जो खुद OCI में जाता है, तो वो मेन गेन लॉस होगा, वो करेंसी के गेन लॉस को भी कहां ले जाएगा? OCI के अंदर। और इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, इधर $5 कॉस्ट कितनी थी? $5 थी ना, $5 और कितने रुपए की चीज थी? 164। इधर $5 वाली चीज $5.1 की हो रही थी और करेंसी 164 वाली 168 की हो रही थी। लेकिन इधर क्योंकि IS 40 वाला गेन P&L में जाता है, इसलिए एक्सचेंज गेन भी उसके साथ मुझे भी P&L में ले लो। और इधर IS 16 वाला गेन क्योंकि OCI में जाता है, तो एक्सचेंज गेन ने भी क्या क्या, मुझे भी साथ ही ले जाओ। तो IS 16 और IS 38, इनमें जब लिखवाता हूं सारा भी, IS 16 और IS 38, इनमें जब क्या यूज हो रहा हो? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ऐसी सूरत में एक्सचेंज गेन्स वहीं जाएंगे जहां जाता है रिवैल्यूएशन गेन। और मेरे भाई, इसमें अल्लाह का शुक्र है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये वर्किंग सब कुछ कर रही होंगी, आपको पेपर में परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन थ्योरी और MCQ के हद तक ये बात हमें पता होना जरूरी है। ये बात लिखी हुई है शायद बुक में एक जगह पे, पेज नंबर 388 पे, पेज नंबर 388 पे जी। IS 16 में चीजें महंगी हो जाए, गेन कहां जाता है? OCI में। तो एक्सचेंज वाला भी डिफरेंस OCI में, और IS 38 के अंदर भी गेन आ जाए तो OCI में जाता है, और अगर एक्सचेंज गेन आ जाए तो वो भी OCI में। लेकिन अगर लॉसेस आ जाए तो वो पहली दफा आए तो वो P&L में भी चले जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, फिर एक्सचेंज भी साथ P&L में चला जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फिगरें ऑटोमेटिकली वर्किंग्स में आप डालते जाएंगे, खुद ही निकलती रहेंगी। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम 388, ये बात तो पहले मैंने जो स्काई ब्लू किया ना आपको अभी लिखवा दिया। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, देन रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। द एक्सचेंज डिफरेंस is recorded in same location. The exchange difference is recorded in same location as the revaluation gain or loss. मतलब आगे पढ़े, the revaluation gain when there is no पुराना loss, जब कोई loss ना और पहली दफा surplus आए जिंदगी में, the revaluation gain under IS 16 and IS 38 is recorded in, therefore exchange difference is also recorded in OCI. इसके आगे क्या लिखा है? MCQ नंबर कौन सा है? 8 जो आज की है, MCQ नंबर 8, उसमें हमने भी डाला है 5 वाली चीज 5 शेयर 1 की हो गई है और 164 168 पे चला गया। द फेयर वैल्यू गेन अंडर IS 40 इज रिकॉर्डेड इन, देयरफॉर आगे फिक्रा खुद पूरा करें, देयरफॉर एक्सचेंज डिफरेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन P&L। तो जहां मां जाएगी वहीं बेटे को लेके जाएगी। और मां के बारे में आपने IS 16 और IS 40 में FR1 में पढ़ा था,
और बच्चे के बारे में एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा है FAR 2 के अंदर, ठीक है। तो FAR 1 को प्रीवेल करेंगे, FAR 1 छा जाएगी FAR 2 के ऊपर। IAS 16 वाला गेन सरप्लस में जाता है तो IAS 20 वाला भी सरप्लस में और OCI में जानी, और IAS 40 वाला गेन लॉस P&L में जाता है। तो अगर साथ उसके एक्सचेंज गेन लॉस जुड़ के आ जाए तो वो भी कहां चला जाएगा, P&L के अंदर चला जाएगा। ओके, अब आप आ जाए IAS 12 में। IAS 12 यार वीडियो आप पॉज कर दो 3 मिनट के लिए, पेज 263 पे आए और पेज 264 पे, पेज 264 पे ये एग्जांपल्स आ रही हैं। इन एग्जांपल्स के ऊपर और नीचे आपने नहीं पढ़ना, इन एग्जांपल्स के ऊपर और नीचे आपने नहीं पढ़ना। ये 6 एग्जांपल्स के आगे इनकी मुझे टैक्स बेस आप निकाल दें। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, इन 6 एग्जांपल्स की टैक्स बेस निकाल दें। जस्ट एक रिवीजन है ये ना, असल में स्टैंडर्ड ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ने 6 एग्जांपल्स दिए हैं। स्टैंडर्ड कहता है जिस बच्चे को टैक्स बेस समझ आ गई है, जरा उस बच्चे को ये 6 एग्जांपल्स की टैक्स बेस मुझे निकाल दे, तो मेरे ख्याल से इसे समझ आ गई है टैक्स बेस। पेज नंबर 264, नीचे ऊपर नहीं पढ़ना कुछ आपने। चलें जी, ऑफ कर दो, 1 मिनट बाद ऑन कर दो। अच्छा जी, पॉइंट 4 आप लोगों के लिए नया था, पॉइंट 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। इसको भी शाखा पैसे सोच भी लिया करें। क्लोजिंग रिसीवेबल 100, P&L में क्या होगा 100, लेकिन ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, तो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लोग एक्रूवल के 4 लफ्ज मानते ही नहीं, रिसीवेबल पेएबल वगैरह, तो इसलिए टैक्स बेस क्या होगी 0। तो इसलिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसी बात समझ आ गई थी। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, हमारी कोई छोटी कंपनी है जिससे हमने डिविडेंड लेना है, जिसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया। हमारी कोई छोटी कंपनी है जिससे हमने डिविडेंड लेना है, तो डिविडेंड इनकम क्लोजिंग रिसीवेबल 100। द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है। ये है अजीब सिनेरियो, जब भी एग्जेम्प्ट इनकम आ जाएगी तो जबरदस्ती अज्यूम करेंगे कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के बराबर। तो इधर मैं आपके समझने के लिए कैरिंग अमाउंट भी लिख रहा हूं और टैक्स बेस भी लिख रहा हूं, ताकि डिफरेंस को आने से रोका जाए, कोई डिफरेंस ना आए। डेटर्स की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया, डेटर्स की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया, ये एडजस्टमेंट क्लास में करवाई थी। डेटर्स की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया, इसलिए अच्छा डेटर्स की कैरिंग अमाउंट 100 रुपये का मतलब ये होता है कि सेल कैश से 100 रुपया ज्यादा हो गई थी। कोई गहरी बात नहीं की, सादा सी बात की है कि सेल कैश से 100 रुपया ज्यादा हो गई थी, इस वजह से कैरी डाउन इधर आया। हो सकता है ऐसा हुआ होता, सेल 110 होती, कैश 10 होता। ये मैं कह रहा हूं डेटर्स की कैरिंग अमाउंट 100 का मतलब ये होता है कि सेल कैश से 100 रुपया ज्यादा हो गई थी, अज्यूमिंग के ब्रॉट डाउन 0 है, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। डेटर हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। द रेवेन्यू, वैसे हमने बुक कर लिया हम अकाउंटेंट्स ने, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, द रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स। टैक्स वाले कह रहे हैं ये प्रॉफिट्स में डाल लो। अजीब सा फिक्रा लगता है, हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, डाल चुके हैं, लेकिन ऐसे अजीब सा ना पढ़े, हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स समझ ले, बस ऑलरेडी डाल चुका है। तो वो भी कह रहे हैं डाल चुका है। हमने टी काउंट बना के देखा है कि डाला है सेल में, क्यों साइड पे P&L बैलेंसिंग आता है, तो हमने टी काउंट में डाल के देखा कि डाला है। अब हम भी कह रहे हैं डाला है, वो भी कह रहे हैं इसको टैक्सेबल प्रॉफिट में डाल लो, तो ऐसी सूरत में हमारे और उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसका मतलब है वो भी कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं। और ये लाइन अगर डिफरेंट तरीके से, बड़ी अजीब सी अंग्रेजी वैसे स्टैंडर्ड वालों ने लिखी है, हम पाकिस्तानियों को तो बड़ी अजीब सी लगती है। द रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स, अजीब सी अंग्रेजी है। आसान अंग्रेजी की ये होनी चाहिए थी, द रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स एज वेल। अच्छा, लेकिन इसकी उल्टी अंग्रेजी क्या होती, द रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। तो फिर कौन सी अकाउंटिंग होती, लेकिन अभी कौन सी अकाउंटिंग है, हमने भी सेल में डाल लिया, उन्होंने भी सेल में डाल लिया, तो फिर कौन सी अकाउंटिंग वो फॉलो कर रहे हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। हम हमेशा एक्रूवल करते हैं, वो कभी एक्रूवल कभी कैश, तो इसलिए इसकी टैक्स बेस जो है वो आप क्या लेंगे, बोलें 100 लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये जो होते हैं ना, लोन, आपने लोन लिया 200 रुपए, इस पे इंटरेस्ट पे कर दिया या करेंगे,
तो 10 रुपए को आपने सोचना है करंट टैक्स में कैसे जाएगा। ये जो 200 है ना, इसका करंट टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये लोन बैलेंस शीट आइटम है और इट हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जब लोन वापस करेंगे लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ना इनकम बुक होनी है ना खर्चा बुक होना है। हाँ, लोन दूध की मलाई की बात नहीं करा मैं, लोन के इंटरेस्ट की बात नहीं करा। इंटरेस्ट की डिस्कशन इतनी डिटेल से हो चुकी है कि वो आप करना भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। लोन के प्रिंसिपल की आज मैं आपसे बात करने लगा पहली दफा। लोन का प्रिंसिपल हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, याद रखिएगा। वाई? टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? या इनकम में डाल दो या खर्चे में माइनस कर दो। क्या जब मैं लोन वापस करने जाऊं तो टैक्स वाले कुछ मुझे कहेंगे, या तुमने लोन वापस कराए हो खर्चा नहीं, इतनी लूट नहीं मची हुई, मुझे खर्चे में डालने दें, इतने अच्छे नहीं है टैक्स वाले 200 पूरे को खर्चे में डालने दें, ये मेरा खर्चा नहीं है। तो ना टैक्स वाले इस 200 को किस में डालेंगे? इनकम में। तो व्हेन आई ऑब्टेन अ लोन एंड व्हेन आई रीपे द लोन, देयर आर नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज एट बोथ टाइम्स। इसलिए टैक्स वाले अगर आपकी बैलेंस शीट में फिलहाल लिया हुआ लोन है और आपने करंट वो जो डेफर टैक्स की वर्किंग में सी और टीबी, इसको जबरदस्ती आपने बराबर लेना है, क्योंकि हम इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ना टैक्सेबल है ना डिडक्टेबल है। क्योंकि लोन तो ऐसी चीज है जो ना इनकम में जाती है ना खर्चों में जाती है। उसका इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, लोन खुद की बात कर रहा हूं, ना खुद इनकम में जाता है ना एक्सपेंस में जाता है। इसलिए अगर इसके टैक्स बेस गलती से कोई जीरो लेता है तो खतरा क्या हो जाएगा? या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा या डिडक्टेबल होगा। ना टैक्सेबल है ना डिडक्टेबल है। तो बता दें लोन रीपेमेंट के कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं? लोन रीपेमेंट इज नॉट। इसलिए एक और अजीब सी बात आज सुन लें, लोन के प्रिंसिपल की भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमेशा बराबर लिया करेंगे ताकि डिफरेंस जीरो आए। तो लिख लें, ये लोन रिसीवेबल का प्रिंसिपल है। मैं तो लोन पेएबल आपको समझा बैठा हूं और ये रिसीवेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी कैरिंग अमाउंट 100 है, टैक्स बेस भी 100 है, क्योंकि हम चाहते हैं इन दोनों में डिफरेंस ना आए। अगला तो आसान है। प्रीपेड टाइप चीज एग्जिस्ट करती है अकाउंटिंग वालों की नजर में, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं तब माइनस करो जब पे हो। तो बताने कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग में आपने सब्र करना है, तो टैक्स बेस कितना लें? 0 लें। पॉइंट नंबर 6, अजीब अजीब मुश्किल इंग्लिश लिख दी लॉ बनाने वाले ने, IFRS वाले ने अजीब मुश्किल इंग्लिश लिख दी। मशीन की कॉस्ट 100, कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वाले आज तक कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं? 10। फॉर टैक्स पर्पसेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट एंड प्रायर पीरियड्स। इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है टैक्स वालों की, ये बुक वैल्यू है अकामुलेटेड। फॉर टैक्स पर्पसेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट एंड प्रायर पीरियड्स, बाकी छोड़ दें। अब आप मुझे बता दें कि टैक्स बेस क्या आ गई? 70। व्हाट इज कॉस्ट? 100। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 90। व्हाट इज टैक्स बेस? 70। इस 70 के बारे में हम कैसे सोचा करते थे? किसी को याद हो? इस 70 के बारे में हम जो सोचा करते थे वो इसने इंग्लिश में लिखा। इस 70 के बारे में हम क्या सोचते थे? या तो ये 70 फ्यूचर के अंदर डिडक्शन के तौर पर माइनस हो जाएगा ऐसे डेप्रिसिएशन के नाम से। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 70 फ्यूचर में खर्चे के, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ये 70 फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस ना हो, बल्कि ये अगले दिन चोरी हो जाए एसेट। तो टैक्स वाले कहेंगे हम आपके लॉस को मानते हैं, तो 70 वाला एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाए, एसेट की बीवी और 70, कैश रिसीव फ्रॉम चोर 0, बैलेंसिंग लॉस। तो क्या ये 70 अगले साल लॉस भी बन सकता है? और अगर थोड़ा एसेट अपने पास ही रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये 70 डेप्रिशिएट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 70 वाला एसेट हमारे पास रहे और हमें रेवेन्यू कमा के देता रहे, और कल कला को ये 70 वाला जो एसेट है इसको जब मैं बाजार लेके जाऊं तो ये 70 वाला एसेट मेरा 72 का बिक जाए, तो मुझे 2 का क्या आ जाए? गेन आ जाए। तो ये 70 डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है इन फ्यूचर। नंबर 1, ये हो सकता है इसको डेप्रिशिएट करना पड़ जाए, हो सकता है बेचे तो इस पे गेन आ जाए, हो सकता है बेचे तो इस पे। कुछ इस किस्म की कहानी उसने आगे लिखने की कोशिश की ऐसे परेशान करने के लिए। टैक्स बेस में निकाल चुका हूं जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, परेशान वाली कहानी पढ़ लेते हैं। फॉर टैक्स पर्पसेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन दिस एंड प्रायर। ये टोटल है, अब ये ना कहिएगा ईच करंट और प्रायर सब में 30 है। एंड द रिमेनिंग कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट व्हाट इज डेप्रिशिएटेड, व्हाट इज रिमेनिंग, एंड 70 विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये खर्चे के तौर पे माइनस कर लें, ईदर एज डेप्रिसिएशन और थ्रू अ डिडक्शन ऑन डिस्पोजल। यहां डिडक्शन का मतलब लॉस है उसका,
या तो आप इसे खर्चे के तौर पे माइनस कर लें, या बेचने पे किसके तौर पे माइनस कर लें, लॉस के तौर पे माइनस कर लें। रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजिंग द मशीन, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मशीन को इस्तेमाल करें और उससे क्या कमाएं, चीजें बनाएं और रेवेन्यू कमाएं, इस टैक्सेबल। कहते हैं वो जो रेवेन्यू मशीन के इस्तेमाल करने से आता है ना, उसमें हमने टैक्स देना होता है। तो इसका मतलब है फ्यूचर में इंशाल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे, जिसमें से ये वाली 70 की डिडक्शन माइनस कर लेंगे। अगली बात, एनी गेन ऑन डिस्पोजल विल बी टैक्सेबल। अगर 70 वाली चीज 72 में बिक जाए तो 2 रुपए क्या होंगे, टैक्सेबल। एंड एनी लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी डिडक्टेबल। 70 वाली चीज 68 में बिकी तो 2 का लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। तो हम एक ही तरीके से समझते थे, इसने 3 तरीके से बात की। इसने कहा या 70 फ्यूचर में डिडक्शन के तौर पे माइनस हो जाएगा, या 70 डिस्पोजल के लॉस वाली कैलकुलेशन में चला जाएगा, या 70 फ्यूचर के गेन वाली कैलकुलेशन में चला जाएगा। ओके चलें जी, अब लाइबिलिटीज हैं पिछले सफे पे 5, इनकी टैक्स बेस बता दें। ये किनकी थी, एसेट्स की। अब लाइबिलिटीज की 5 की टैक्स बेस बता दें। पिछले सफे पर 5 लाइबिलिटीज हैं। ओवरऑल अच्छा यार, एक बीच में सवाल आ गया भाई का, 1 मिनट जरा रुक के सुन लें बात। इनका यह सवाल आया कि IFRS तो दुनिया में बने हुए हैं जिनमें कैरिंग अमाउंट्स निकालनी होती हैं, लेकिन टैक्स बेस के जो रूल्स हैं वो ना सवाल बताता है। क्योंकि टैक्स बेस के रूल्स, मिसाल के तौर पे हो सकता है कि, मिसाल दे रहा हूं कि ICAP किसी स्विट्जरलैंड की किताब से हमें सवाल उठा के दे दे, तो उस किताब में हो सकता है लिखा हो टैक्स वाले कहते हैं कि आपने खरीदने के साल में फुली डेप्रिशिएट करना है और बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। हो सकता है उसका सवाल उठा के दे दे, वो सवाल ने बताया होता है। लेकिन जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जिन्होंने बिजनेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन में खरीदने के साल में डिप्रिसिएशन पे 50% फैक्टर लगता है और बेचने के साल में 50% फैक्टर लगता है। लेकिन वैसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि कैफ 5 में इसलिए नहीं डालता कि उसको पता है कि कैफ 2 उसको भूली हुई है, तो इसलिए सादा सादा सी बातें करता है कि खरीदने के साल में या फुली डेप्रिशिएट कर दो, या जितने महीने इस्तेमाल हुए उतने महीने डेप्रिशिएट कर दो। चलें जी, साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ सो। मैंने आपको 12 कहा था कि इसको पहले बना लिया करें वरना कंफ्यूज कर सकता है। मुझे पता है आगे अंग्रेजी आसान लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए कर रहा हूं। एक्सपेंस का कौन बनाना है, इनकम का एक्सपेंस का। एक्रूड एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, पेएबल या रिसीव, प्रीपेड पेएबल। तो क्लोजिंग पेएबल, गलत साइड पे लिख रहा हूं, गलत साइड पे। क्लोजिंग पेएबल कितना हो गया 100। अगर पेएबल पे अगले साल होगा, इस साल कहां जाएगा, खर्चे में। द खर्चा विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड। तो कौन सी अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग में टैक्स बेस क्या होती है, 0। तो अल्लाह का शुक्र है इसको टीबी नहीं है। आगे चलें, करंट लाइबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। शुक्र है वही ऊपर वाला अकाउंट मेरा चल जाएगा। करंट लाइबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। द रिलेटेड खर्चा हैज ऑलरेडी, जरा कंफ्यूज करते हैं, छोड़े, हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस। ये अकाउंट बना के समझ आता है। द खर्चा हैज बीन अलाउड फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चा अलाउ कर लो, हम कह रहे हैं हमने भी किया हुआ है। टैक्स वालों ने कहा ब्रो ब्रो, भूल जाती है ना कुछ चीजें, याद करती हैं तो ब्रो ब्रो हैं सारे। तो जब ब्रो ब्रो हैं तो अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है इसको टीबी हो गया है, 100 लेवल आया इसका, ठीक है जी। तो टैक्स बेस इसकी 100 हो गई। वाई, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हुई है, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हुई है। सर आपको कैसे पता चला, हमने खर्चे में डाल दिया था, हम अकाउंटिंग वालों ने। पुत्र मैंने टी अकाउंट बनाया है, टी अकाउंट बना के मुझे पता चला अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया। टी अकाउंट नहीं बनाएंगे तो रिस्की काम हो जाएगा, पेपर में गलती हो सकती है। ये लाइन कह रही है द खर्चा इज टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। द खर्चा इज ऑलरेडी डिडक्टेड। टैक्स वाले भी इसको माइनस कर चुके हैं, तो हमने भी माइनस कर लिया। जब दोनों ने माइनस कर लिया तो ब्रो ब्रो। करंट लाइबिलिटीज में ये हो गया सबर, ये हो गया शुक्र। आखिरी सिनेरियो तीसरा, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड फाइन पेएबल। फाइन इज नेवर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। तो बता दें आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर क्यों लेनी जरूरी है, ताकि टेम्पोरेरी डिफरेंस ना आए। लोन पेएबल तो समझा दिया था आपको, उधर लोन रिसीवेबल था। लोन पेएबल की कैरिंग अमाउंट 100 है। लोन पेएबल जब पे होगा तो क्या एंट्री होगी, पेएबल डेबिट। तो ना कोई डिडक्शन है फ्यूचर में, ना कोई टैक्स देना फ्यूचर में, ना डिडक्शन ना फ्यूचर में टैक्स। तो इट हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। द रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर लेनी क्यों जरूरी है, आगे लिखें, ताकि डिफरेंस हमारा क्या आए, 0 आए। अगर पेपर में पूछ ले लोन रिसीवेबल की टैक्स बेस क्या है, तो आपने बराबर लेनी है कैरिंग अमाउंट के। करंट लाइबिलिटीज में रेवेन्यू पड़ा हुआ एडवांस। हाँ, प्रीपेड कहां से आ गया यार, खुदा का खौफ करो, प्रीपेड का लफ्ज खर्चों के लिए होता है। करंट लाइबिलिटीज में
रेवेन्यू पड़ा इन एडवांस, ये क्या चीज है? ये पड़ी होनी चाहिए वैसे। हाँ, रेवेन्यू इन एडवांस का क्या मतलब है? आपने अगले साल का रेंटल इनकम ले लिया है लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं दी। करंट लाइबिलिटीज में पड़ा है रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन कैश बेस। रेवेन्यू पे टैक्स कब लगना है? जब रिसीव होगा। बता दें कौन सी अकाउंटिंग? कैश अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? टैक्स बेस क्या ले लो? जीरो ले लो। टैक्स बेस क्या ले लो? जीरो ले लो। अच्छा, इसमें ना अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि टैक्स बेस जीरो क्यों है। ऐसी हल्की सी लॉजिक की बात आपसे करने लगा हूं, हालांकि कैश बेसिस में आपको पता है टैक्स बेस जीरो होती है। इसका अकाउंट बना के मैं आपको समझाने लगा हूं। ऐसी मिसाल दे रहा हूं रेंटल इनकम की। देखें इधर, रेंटल इनकम में ये आ गया क्लोजिंग अनअर्न्ड 100 रुपीज। अनअर्न्ड अर्न होके पीएनएल में कब जाएगा? इस साल कैश में जाएगा। कितना? 100। What is carrying amount? 100। टैक्स वाले कहते हैं कैश अकाउंटिंग तो टैक्स बेस जीरो। बच्चे लॉजिक पूछते हैं टैक्स बेस क्यों जीरो? लॉजिक पूछते हैं टैक्स बेस क्यों जीरो? इसलिए कि टैक्स वाले कह रहे हैं जब पैसे आए तो इनकम में डालो, इसलिए अनअर्न्ड जीरो आ जाता है। ये इसकी लॉजिक है, जब पैसे आए इनकम में डालो। लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट कभी ना बनाइएगा। टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बनाना विल ऑलवेज क्रिएट अ हैसल। इसको छोड़े मरे। तो बता दें जी, आप बता दें अगर जब भी कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही होगी तो टैक्स बेस क्या लेंगे? जीरो लेंगे। कैश आ गया ना एडवांस में, तो टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। तो इसका मतलब है इसमें इनकम में डाल दिया तो टैक्स वालों की नजर में फिर क्लोजिंग बैलेंसिंग जीरो आ जाएंगे। ये वजह बनती है। चेरा 7 वाले को ऊपर करें। रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज आती हैं किसी माइकल लाल को? किसी अच्छे बच्चे को आती हैं? माइकल लाल अच्छा बच्चा होता है। आप क्या समझते हैं माइकल लाल? वालदा का अच्छा बच्चा। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज बताएं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अभी डेफर्ड टैक्स को छोड़ें फिलहाल। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अगर इन दो की बजाय मैं एक एंट्री कर लूं, अकाउंटेशन डेबिट, एसेट बढ़ भी सकता है, अकाउंटेशन बढ़ भी सकती है। अभी मैं जो आपको सवाल करवाऊंगा उसमें अकाउंटेशन बढ़ेगी, अकाउंटेशन कम नहीं होगी, अकाउंटेशन बढ़ेगी। एसेट भी इस एंट्री से एंट्री ना ड्राइव कीजिएगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, ये एंट्री आपको बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि ये मेथड आपको बताया नहीं हुआ। ये है ग्रॉस और ये मेथड है नेट। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड और नेट रिप्लेसमेंट मेथड। रजिस्टर निकालें, सफे पे हाथ फेरें और ऊपर लिखें IS 16। या IS 16 का कॉन्सेप्ट है, बुक। क्वेश्चन आपने नहीं लिखना। एसेट अकाउंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है बैलेंस आ रहा है 200 और अकामुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस आ रहा है 60 और ये दोनों डाटा है 31/12/14 का, यानी साल के आखिरी दिन। और एसेट रीवैल्यू हो गया 250 रुपए पे। एसेट रीवैल्यू हो गया 250 रुपए पे। अब मुझे आप 3 चीजें बताएं। सबसे पहले बताएं एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 200 रुपए। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन में 60, बुक वैल्यू 140।
अच्छा, बुक वैल्यू के नीचे मैं रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखने लगा, बुक वैल्यू के सामने मैं रीवैल्यूड अमाउंट लिखने लगा ताकि मैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन करूं। बुक वैल्यू के सामने, बीवी के पहले इधर नीचे हम लिखते थे रीवैल्यूड अमाउंट, अब बीवी के सामने लिखेंगे, टक्कर होगी आप। तो बीवी के सामने ले जाएं रीवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि नीचे ना लेके जाएं, नेट नहीं करना, ग्रॉस क्रॉस खेलना है। अच्छा जी, 140, अबे बोल कितना आ रहा है मेरे सामने, तरीक है 250, 250। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, स्टैंडर्ड ने एक अजीब बात की, स्टैंडर्ड ने कहा बीवी बढ़ गई तो बीवी कंप्राइज ऑफ कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बीवी कंप्राइज ऑफ कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बुक वैल्यू। तो बीवी कितनी है, बीवी कंप्राइज ऑफ, सारे देख रहे हैं ऊपर, इधर ऊपर देखें जरा, बीवी कंप्राइज ऑफ कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बीवी बढ़ गई, इट मींस कॉस्ट एंड अक्यूमुलेशन भी बढ़ा दो, नेट नोट ना करो, बढ़ा दो, कॉस्ट भी बढ़ा दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दो। अब कोई प्रोपोर्शनेट करके कुछ कर सकते हैं आप लोग कि अगर 140 250 पे चला गया तो ये किस पे चला जाए और ये किस पे चला जाए, जरा ट्राई करें, दोनों को आसमानों पे लेके जाएं, कोई मैथमेटिक्स लगाएं ऐसी, कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़े ना, कैलकुलेटर पकड़े, ट्राई करें जरा। अच्छा, इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये फिगरें 140 पे पड़ी हुई हैं, इनको 250 पे ले जाओ, मल्टीप्लाई फैक्टर से कर दें बस, यानी ये फिगरें 140 वाली हैं ना, इनको 250 पे ले जाओ। तो आप प्रोपोर्शनेट और परसेंटेजेस में लगे हुए थे, इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इंटू 250 बड़ा 140, और बैक एंड पे जहन में क्या चल रहा होगा कि ये दोनों फिगरें 140 वाली हैं, अगर 250 वाली होती तो कितनी होती। और एक बार याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 250 करेंगे तो फिगर बढ़ेगी हमेशा, तो फिगर बढ़ानी मकसूद है, क्योंकि बीवी भी बढ़ गई है। ये आप कैलकुलेशन टाइप चीज है बीच में। फाइनल फिगर इधर बताएं, 107। तो अब आप मुझे बता दें ये कौन सी फिगर्स हैं, बिफोर और आफ्टर व्हाट, सोने से पहले और सोने के बाद, बिफोर रिवैल्यूएशन और आफ्टर रिवैल्यूएशन। जनरल एंट्री में मुझे पोस्ट करवा दें, ना 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 ना, एसेट्स की एंट्री करवाएं, कितने से बढ़ा, पहले से बैलेंस पड़ा हुआ ना इसमें 200 का एसेट, और ये वाली एंट्री अपनी करनी, एसेट डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नेगेटिव चीज नेगेटिव में ही जा रही है। इसका मतलब है आपने असल में एस कॉस्ट और अक्यूमुलेशन को इतना बढ़ा दिया है कि रिवैल्यूड एसेट की कॉस्ट अक्यूमुलेशन बन गई है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस वो इधर बैलेंस ही निकालना पड़ेगा, वन टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ ठीक है, वन टाइम डन। अब मैं टाइम जाया करने लगा हूं आपका पुराने तरीके से। बुक वैल्यू कितनी थी 140, रिवैल्यूड अमाउंट 250 और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये तो पुराना तरीका है, पुराने तरीके से छोड़ें। ये आप ऐसा करें, कुछ भी ना करें, आप जाके ना पेज 297 के नीचे जगह खाली है, पेज 207 के नीचे वहां नोट कर लें, पेज 207 के नीचे जगह खाली है, वहां नोट कर लें। ये वहां ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये ले लें बुक, ये 207 क्वेश्चन ना नोट करें भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज 207 पे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है, जीआर भी, अच्छा, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड यूज करके एंट्रीज करें। अगर ये 140 वाला 110 का हो जाता, बताएं 140 वाला 110 का हो जाता, तो ये दोनों फिगर्स भी शायद 180 हो जाती, शायद ये 50 हो जाती, तो फिर क्रेडिट हो जाना था एसेट और अक्यूमुलेशन डेबिट हो जानी थी। क्वेश्चन 18 है, पेज नंबर 207 पे।
किसका? नहीं। ओके चलो यार बस करो, होमवर्क का सवाल आप क्लास में कर लेते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क में देना था वो क्लास में कर लेते हैं ताकि आप रिलैक्स रहें। निकालें, रिवैल्यूएशन का सवाल एक देना था, होमवर्क का सवाल। IAS 12 में आ जाए, जो मैं घर से तैयारी करके आया था वो चीज़ें खत्म हो गई हैं अब। क्वेश्चन कौन सा वाला है? मरकरी के पास है, मरकरी के पास है। लाल है, अच्छा आप पेज नंबर बताएं मुझे। 283 साथ वाले के मुंह को देख के क्या बोल रहे हैं? 283 10 दफा मैं कहने लगा 283 283 283 283। Avel Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of PP and has a policy of revaluing its assets on annual basis. हर साल रिवैल्यू करता है using the net replacement value method. The following information pertains to years buildings. 4 buildings, ये FR1 में किया होगा आपने सवाल। 4 buildings were acquired in same vicinity. अब पेपर में जाके सेम विसिनिटी ना ढूंढ रहे होइएगा। सेम इलाके में on January 12 at a cost of rupees 300 million. The useful life of buildings and the rate of acquisition was 20. AL depreciates buildings on सीधा लकीर तरीका। इसके बाद जनवरी 13 को रिवैल्यू हुआ, जनवरी 14 को रिवैल्यू हुआ, जनवरी 15 को, और 15 के साल में 4 में से कितनी बिल्डिंग बिक गई? एक बिल्डिंग बिक गई। बबलू 4 में हर एक कितने की खरीदी थी? एट अ कॉस्ट ऑफ 300 ईच। नहीं, द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स वाज 20 years। तो अब 300 मिलियन की बिल्डिंग्स खरीदी हैं, उनमें से एक बिल्डिंग कितने की बिकी है? 80 की। कल 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 33 मिलियन में 30 वाली बिकी, ये 33 वाली 30 में बिकी थी। कल 33 वाली 30 में बिकी थी। आज इसकी कॉस्ट बिकी हुई वाली की 75 है। कैसे पता चला? 300/4। और आज मजे की बात देखें, आज बिकी हुई बिल्डिंग की साल की शुरू की फेयर वैल्यू नहीं है। ऐसा ही है ना, वो निकलेगी, वो कोई मसला नहीं, इसमें से खींच लेंगे। आज बिकी हुई बिल्डिंग की साल की फेयर वैल्यू कल गिवन थी, और कल गिवन थी बिकी हुई बिल्डिंग की साल के शुरू वाली फेयर वैल्यू, और साल के शुरू वाली बीवी भी गिवन थी। तो बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ले तो बाहर क्या निकलता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो आज ऐसा डेटा अवेलेबल है, कोई मसला नहीं, यहां से हम इंशाल्लाह कैलकुलेशंस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो लेट स्टार्ट शूट। कोई नहीं, बस कैलकुलेटर पकड़े आप, कैलकुलेटर पकड़े हैं। इसका सॉल्यूशन किस पेज पे है? आखिरी पेज पे। अल्लाह आपके भाग लगाए। कैलकुलेटर पकड़ लें। ये कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, लेकिन बस मेरे साथ साथ चलें आप। एसेट की कॉस्ट बोलें जी। भाईजान मैंने आपको अभी 2 मिनट बाद पीपीई का नोट बनवाने IAS 16 वाला, वो भूला होगा पीपीई का नोट IAS 16 वाला, तो खुदा के लिए अटेंटिव हो जाएं। अच्छा जी, अच्छा सादा सा सवाल है, जल्दी जल्दी चलाएं। 300 मिलियन एसेट की कॉस्ट हो गई, कैलकुलेटर पकड़ें, 20 पे डिवाइड करें। भाईजान थोड़ी सी टेंशन चाहिए, होमवर्क का सवाल क्लास में हो रहा है। 15 आ गई डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 285। ये दीवानगी में यहां पता नहीं क्या लिख दिया, 31/12/12 होना चाहिए, 31/12/12। अच्छा, ये पहला साल मेरा मुकम्मल हो गया। अगले साल एसेट कितने का हो गया? 323। 323 का एसेट हो गया, 38 सरप्लस आया, ये इधर चला गया, इसको आपने 40/60 कर दिया, डन। इसके बाद कितने साल लाइफ है, कितना यूज हो गया? 1 बकाया 19, तो 19 ईयर्स के ऊपर हमने डेप्रिशिएट कर दिया। 17 2 के 2 हिस्से कर दें, 40% और 60%, डन। ये हमारा अगला साल खत्म हो गया। कौन सा वाला? 2013 वाला। यार ये क्यों लिखा हुआ है ये? लेकिन नहीं लिखना चाहिए था ना, हमारी आदत नहीं है ये लिखने की। ना 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 बबलू, ऐसे नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता। ये दूसरा साल खत्म हो गया, क्योंकि ये 306 रुपए मुझे पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में जाने हैं, तो इसलिए ये डेट रकम जनवरी की नहीं लिखी होनी चाहिए थी। अच्छा जी, अगले साल बताएं कितने का रिवैल्यू हुआ? 252 का। तो
252 का रिवेन्यू हुआ, 54 का लॉस। पहले गम पड़ा हुआ है 36 का, सॉरी खुशी पड़ी हुई है 36 की, उसे खत्म कर दें, बाकी लॉस बुक कर लें और 36 के 2 हिस्से कर दें। डन, ओके। इसके बाद डेप्रिशिएट करें 14 रुपए। आम हालात की डेप्रिशिएशन 15, खास हालात की 14, इसमें कम डेप्रिशिएशन पड़ी हुई है 1, लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी। ये 1 रुपया हो गया। इसके बाद डब्ल्यूडीवी आ गई 31/12/14 को। और नेक्स्ट एसेट अब कितने पे चला गया? 272 पे। ये जो 272 के ऊपर एसेट गया है, इसमें अब मुझे आपकी तरह टेंशन चाहिए। 272 पे एसेट चला गया है और सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? 17, और सरप्लस के 2 हिस्से 40 और 60। ओके, अब कैलकुलेटर हाथों में हो, आपको पता है 3 दफा कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी कल। चलें जी, यहां पे ब्रेक लगाएं, लगा दी। रेड मार्कर से बताएं इसमें हमारी बिकी हुई बिल्डिंग का कितना सरप्लस रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, और रेड मार्कर से बताएं इसका कितना सरप्लस पड़ा है। रेड मार्कर से कल मैंने लिखा था ना, कैलकुलेटर पकड़ें, ये कितनी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू है? लकीली चारों की प्राइस बराबर है सवाल के शुरू में, तो चारों की मार्केट वैल्यू भी बराबर है। तो 272 कितनी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू है? 4 की। हमें कितनों की चाहिए? 1 की। 272 4। तो कल मैंने रेड मार्कर से इसमें से कितना बाहर निकाला था? 68। सरप्लस की जान लें, 17 डिवाइड बाय 4 4.25। अब मुझे बहुत ज्यादा आपकी टेंशन चाहिए, आपने मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के देनी है। डेप्रिसिएशन डेट नहीं डालनी डेप्रिसिएशन के साथ, डेप्रिसिएशन निकाल के देनी है। 12 13 14 3 साल यूज हो गया, टोटल 20, रिमेनिंग लाइफ 17। चलें जी, हिम्मत करें। 68 डिवाइडेड बाय 17, लेकिन ये फैक्टर क्या देगा? 1 साल की डेप्रिसिएशन, और हमारा एसेट लकीली आज भी 6 महीने इस्तेमाल हुआ, इंटू 6/12 एंड 4.25 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 0.12। थोड़ा सा हौसला रखें, मैंने भी चलाई हुई है। अच्छा, ये आगे डेप्रिसिएशन बताते हैं, 125 का नहीं बताया। अच्छा चलें जी आगे, बाकी डेप्रिसिएशन बाकी एसेट्स की निकालनी है और बीच में लाइन खाली छोड़ देनी है। असल ना डिस्पोजल विद जनरल एंट्री जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे बता दें 272 माइनस 68, तो 272 माइनस 68 ये कितनी बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यू है? 3 की। डिवाइड करते हैं 17 साल पे, और इसी तरह 17 माइनस 4. ये कितनी बिल्डिंग्स का सरप्लस है? 3। डिवाइड कर दें 17 पे 0.7। अब एक चीज क्या रहेगी? लेटेस्ट फेयर वैल्यू लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ सेल तक की। लेटेस्ट फेयर वैल्यू हमारी बिकी हुई बिल्डिंग की बताएं, 68। अच्छा, मुझे सिर्फ 6 महीने की कम्युनिकेशन बता दें, सिर्फ 6 महीने की। कितनी है 6 महीने की? 2। कैश कितना? 80। गेन लॉस? गेन कितने का? 14 का गेन आ गया। डन। अच्छा, एक और एंट्री इसके साथ होनी है, मैंने आपको बताया था 2 एंट्रीज होंगी, ये एंट्री नहीं भूलनी आपने। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। पूरा सरप्लस पड़ा होगा या फिर कुछ अरसा डेप्रिशिएट हुआ है एसेट? क्या पूरा सरप्लस पड़ा होगा या कुछ सरप्लस डेप्रिसिएशन के साथ ट्रांसफर हो गया होगा? था कितना सरप्लस? 4.25। कितना डेप्रिसिएशन के साथ ट्रांसफर हो गया? तो 4.25 माइनस 0.125 4. इस सारे सरप्लस को फौरन किधर फेंक दें? रिटेन्ड अर्निंग में, और वेट ना करें एसेट के डेप्रिशिएट होने का, क्योंकि रहा ही नहीं तो डेप्रिशिएट किसने होना है, तो वेट ना करें डेप्रिशिएट होने का। डन। तो अब आप मुझे बता दें फेस पे क्या लेके जाऊं? 66 फेस पे बीवी जानी है ना, तो फेस पे क्या लेके जाऊं? फेस पे 66 जाना है। याद आ रहे कल वाली बातें? अच्छा जी, तो डिस्पोजल्स की बीवी आप तशरीफ ले जाएं, फरिश्ते आ गए हैं। 66 साथ कफन भी ले जाएं। क्या
सबने भरना है 4 पॉइंट। भाईजान बीवी नहीं मरी, उधर से सीए भी मर गया। कैरिंग अमाउंट भी किताबों से खत्म हो गई। बीवी और सीए एक ही चीज है ना? नहीं, वो कह रहे टफ टाइम। अच्छा तो डन हो गया जी। बीवी भी चली गई और सीए भी चला गया, बुक वैल्यू भी चली गई, कैरिंग अमाउंट भी चली गई। एक ही बात है। ये किन की बीवी बची है? आप 3 की बीवी बची है और 1 की बीवी चली गई। व्हाटएवर इट मे बी, व्हाटएवर इट मे बी। ओके। और भाईजान ये जो कॉलम है सरप्लस वाला, इसको आपने दोनों में क्या करना है? तकसीम करना है। बड़ा बना फिरता है ये साथ वाला, मेरी FR1 ये, मेरी FR1 वो। मुझे बताएं, अगर माशाल्लाह पास हो गई, अल्लाह का शुक्र है, या होने वाली है, दोनों सूरतों में मुझे बताएं, इस सारे डेटे में से अच्छा, इस सारे डेटे में से मुझे बताएं कि पीपी का नोट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कौन कौन सा कॉलम चाहिए? बिल्डिंग का चाहिए भाईजान। मैं ये रो है, ये रो है, मैं कॉलम पूछ रहा हूं। सारे चाचू खुशी की खबर सुने कि सिर्फ हमें बिल्डिंग वाला कॉलम चाहिए। हमें सिर्फ कौन सा वाला कॉलम चाहिए? और अगली बात, इसमें भी सिर्फ एसेट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। जिंदगी के चंद कीमती लम्हात आप इस वक्त मुझे दे दें, तो बाकी इंशाल्लाह कल कुछ कीमती लम्हात मैं आपको बदले में दे दूंगा। अगर कहेंगे तो अभी क्लास के बाद भी थोड़े कीमती लम्हात मैं आपको दे दूंगा। तो अच्छा, इकतीस 12 13, 2 गलतियां थी ना इधर। ये क्या है? इकतीस 12 ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहला साल कौन सा है? चलें इस साइड पे बनाने दें। खैर है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करना चाह रहे तो फिर आप सुन लें कि IS 38 के अंदर जो है वो रिवैल्यूएशन नोट में आती है। मतलब क्या करें? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकामुलेटेड। अच्छा, इतना कंफर्टेबली चीजें आपके अंदर उतरती चली जाएंगी कि आप फील करेंगे आप जो है वो स्प्राइट पी रहे हैं। बोले एंट्री। और भाईजान खुदा के लिए ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री नहीं बोलनी आपने, सिर्फ अधूरी एंट्री बोलें। अगर एसेट का लफ्ज आए तब बोलें, अकोमोडेशन का लफ्ज आए तब बोलें, पूरी एंट्री मत बोलें। एसेट डेबिट ना 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 यार सबर, मुझे कराने दो, फिर फीस दी हुई तो मुझे कराने दो जी। एडिशन कितनी? 12। ओके नेक्स्ट। पूरी एंट्री बोले अधूरी एंट्री? सबर 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 सबर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाऊं या खाली अकामुलेशन बढ़ाना बोल दें? डेप्रिसिएशन बढ़ाएं, अकामुलेशन बढ़ाएं। ये अकामुलेशन अकाउंट है, इसको आप बढ़ाएं। कितने से? 15 से बढ़ाएं। डन। पहला साल मेरा पूरा हो गया। अकामुलेशन डेबिट और एसेट, ये एंट्री पूरी बोलें क्योंकि इसमें एसेट भी है, अकामुलेशन भी है। बड़ी बड़ी मजे की रिवीजन हो रही है।
अगले साल पहले क्लोजिंग ओपनिंग बना लें। ये क्लोजिंग आ गया कितना, और ये क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग अगले साल के। अच्छा जी, अब पहली एंट्री बताएं, ट्रांसफर। चुप चुप चुप। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और आगे बोले 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 एसेट क्रेडिट। आई रिपीट, अकामुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट डेबिट हमारी बला से, एसेट डेबिट नहीं, एसेट डेबिट की अगली चीजें हमारी बला से। एसेट डेबिट तो हमारी जान है। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस या 38। नेक्स्ट आगे चलें जी। डेप्रिसिएशन, यार इसमें ना वैसे बेहतर है, पता क्या करें आप, ट्रांसफर क्लास ऊपर लिख दें। इससे फायदा ये होगा कि ओपनिंग ट्रांसफर हो जाएगी और ट्रांसफर क्लास ऊपर लिखने से फायदा हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन इस साल वाली तरह आ जाएगी। डेप्रिसिएशन बढ़ा दें और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दें। कितने से? 17 से। यार ये आखिरी रो में ना हंस रहे हैं, इसलिए मैं इन पे हंस रहा हूं और मैं ये एंट्रीज दोबारा कराने लगा हूं। प्लांट डेबिट या बिल्डिंग डेबिट कितने से? 300 से। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट 15 से बढ़ा दें। डिस्पोजल की जगह छोड़ी मैंने। 300 ब्रॉड डाउन आ गया, 15 ब्रॉड डाउन। अकामुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 15 से। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 15 से। क्लियर? एसेट डेबिट 38 से। सॉरी, एसेट डेबिट कितने से? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट कितने से? साल खत्म हो गया। तीन सौ 17। अच्छा, बीवी ना साथ साथ चेक करते रहिएगा। 306 बीवी सेम होनी चाहिए। डन। अब ओपनिंग बोले 323 17। अब आपको फील हो रहा होगा एंट्रीज आपके अंदर उतरती चली जा रही हैं। अब बजाय क्या 54 की एंट्री करें, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, बस बाकी छोड़े। एसेट क्रेडिट 54 से। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 252 अटेंटिव रहिएगा, इधर डिस्पोजल भी होनी है। और 40 जी। पिछले साल अकामुलेशन में बैलेंस कितना पड़ा है? इसको शिफ्ट कर दें। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दें 14 से। अकामुलेशन बढ़ा दें 14 से। लकीली 14 ही आ गई दोबारा। अकामुलेशन 14 से बढ़ा दें। ये 60 बुक वैल्यू है, लेटेस्ट फेयर वैल्यू और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। एसेट क्रेडिट कर दें 68 से और अकामुलेशन डेबिट कर दें 2 से। एसेट क्रेडिट कितने से? 68 से। 68 से। और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर दें कितने से? 2 से।
रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने लिए रही है। रिवैल्यूएशन इस साल की कितनी है? हो ही नहीं रही मेरे ख्याल से। हो रही है रिवैल्यूएशन 34 की रिवैल्यूएशन। एसेट डेबिट 34 इस साल की एंट्रीज रिवाइज करें। अकामोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से? एसेट डेबिट 34, अकामोडेशन क्रेडिट 14 से, एसेट क्रेडिट लेटेस्ट फेयर वैल्यू से, और अकामोडेशन डेबिट कितने से? 2 से। लेट्स डन। तस्वीर खींच लें। ये नोट IAS 16 का है जो IAS 38 में आ सकता है। ये होमवर्क सवाल अभी भी है और कोई होमवर्क नहीं है जी। क्लोज कर दो यार।